हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। पहली बुक के हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है दो ध्रुवता का अंत। क्या है बच्चों नाम? दो ध्रुवता का अंत। ठीक है। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले ये मैं बता दूं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। दो ध्रुवता के अंत का मतलब क्या होता है? दो ध्रुवता का मतलब होता है बच्चों दुनिया का कितने हिस्सों में बढ़ जाना? दो हिस्सों में बढ़ जाना। आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद कितनी महाशक्तियों का उदय हुआ था? दो महाशक्ति का। एक का नाम था यूएसए और दूसरे का नाम था यूएसएसआर। दुनिया का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से दुनिया का दो गुटों में बढ़ जाना ही दो ध्रुवता कहलाता है। दो ध्रुवता का अंत, दो ध्रुवता के अंत में किस महाशक्ति का अंत हुआ था? तो दो ध्रुवता के अंत में यूएसएसआर का अंत हुआ था और अकेली कौन रह गई थी? अमेरिका रह गया था। ठीक है। तो इसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों। तो देखिए, पहला टॉपिक हमारा बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन की दीवार क्या है? बर्लिन जो राजधानी बच्चों, वो यूरोप में एक देश है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। बर्लिन में जो दीवार थी ये शीत युद्ध का प्रतीक थी। तो शीत युद्ध क्या होता है बच्चों? शीत युद्ध जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए, लगे युद्ध होके रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। इसमें युद्ध का डर बना रहता है, तनाव रहता है, संघर्ष जारी रहता है, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। ऐसी स्थिति किस किस के बीच बन गई थी? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बन गई थी। बर्लिन की जो दीवार थी बच्चों, ये खड़ी की गई थी 1961 में। बर्लिन की दीवार जर्मनी को कितने हिस्सों में बांटती थी? दो हिस्सों में, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में बांटती थी। ठीक है। बर्लिन की दीवार जर्मनी को कितने हिस्सों में बांटती थी? दो हिस्सों में। ठीक है। बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी 1961 में और 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को गिरा दिया गया पूर्वी जर्मनी के आम लोगों के द्वारा। यह दीवार लगभग 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी और 28 वर्षों तक खड़ी रही। 28 वर्षों तक खड़ी रही। अच्छा, बर्लिन की दीवार को हम पढ़ते क्यों? इंपॉर्टेंट क्यों? इस यहां से क्वेश्चन आता है। बर्लिन की दीवार जो थी ये शीत युद्ध का प्रतीक थी। शीत युद्ध क्या कहते हैं बच्चों? प्रतीक थी। तो बर्लिन की दीवार से छोटा कुछ क्वेश्चन बन सकता है आपका 1 नंबर 2 नंबर का। बर्लिन की दीवार तो जो थी किसका प्रतीक थी? शीत युद्ध का प्रतीक थी। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? 1961 में खड़ी की गई। कब गिराई गई? 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को गिरा दिया गया। बर्लिन की दीवार जर्मनी को कितने हिस्सों में बांटती थी? दो हिस्सों में, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। बर्लिन की दीवार कितने वर्षों तक खड़ी रही? 28। बर्लिन की दीवार कितनी लंबी थी? 150 किलोमीटर से अधिक लंबी थी। देखिए आगे देखते बच्चों, सोवियत संघ में सिर्फ एक ही पार्टी का दबदबा था, वो था कम्युनिस्ट पार्टी। लगभग इस पार्टी ने सोवियत संघ में 70 वर्षों तक राज किया। कितने वर्षों तक राज किया बच्चों? 70 वर्षों तक राज किया। ठीक है। आगे देखते हैं दूसरी दुनिया के लोग। एक हेडिंग हमारा दूसरी दुनिया के लोग। तो अभी मैंने बताया प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा। दूसरा विश्व युद्ध जो था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। दोनों विश्व युद्ध के दौरान युद्ध का खड़ा कौन सा महाद्वीप था? युद्ध हुआ कहां पे था? मेनली यूरोप महाद्वीप पर हुआ था। यूरोप महाद्वीप दूसरे विश्व युद्ध के बाद कितने हिस्सों में गया? दो हिस्सों में, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। पूर्वी यूरोप के जो देश थे, पूर्वी यूरोप के देश जैसे एस्टोनिया, लताविया, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ये सारे देश जो है वो पूर्वी यूरोप के जो देश है वो चले गए थे सोवियत संघ के साथ। किसके साथ चले गए थे? सोवियत गुट में चले गए थे। इसीलिए सोवियत खेमे में शामिल हुए पूर्वी यूरोप के देशों को दूसरी दुनिया कहलाता है। तो पहली दुनिया किसे कहते हैं? तो पश्चिमी यूरोप के वे देश जो अमेरिका के गुट में मिल गए थे उन्हें पहली दुनिया कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है दूसरी दुनिया पहली दुनिया से। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, चैप्टर का नाम ही हमारा था दो ध्रुवता का अंत। दो ध्रुवता के अंत में किसका अंत हुआ था? दो ध्रुवता के अंत में सोवियत संघ का अंत हुआ था। सोवियत संघ बना कब था? तो सोवियत संघ बना था 1917 में। सोवियत संघ का गठन हुआ था, 15 गणराज्यों को मिलकर सोवियत संघ बना था 1917 में। ठीक है। और सोवियत संघ का विघटन हो गया था 25 दिसंबर 1991 को। इसी दिन 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के जो आखिरी राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने क्या दे दिया था? अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। तो सोवियत संघ बना कब था? 1917 में बना था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। सोवियत संघ जो बना था, सोवियत संघ में क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति थी?
रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917। रूसी क्रांति को कई अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बोल्शेविक क्रांति, समाजवादी क्रांति, साम्यवादी क्रांति। अच्छा, रूसी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति किस उद्देश्य क्या था? रूसी क्रांति का उद्देश्य क्या था? रूसी क्रांति का उद्देश्य था पूंजीवाद के खिलाफ हुआ था। ये जो क्रांति हुई थी ये पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। ठीक है, तो एक और एक नंबर का क्वेश्चन याद रखना, चीन में जो क्रांति आई थी 1949 में आई थी, कम्युनिस्ट क्रांति आई थी चीन में माओ जेडोंग के नेतृत्व में। ठीक है, कुल मिला के आपको ये पता चल गया चैप्टर का नाम क्या आपका? दो ध्रुवता का अंत। दो ध्रुवता के अंत में इस चैप्टर में मेन क्या पढ़ना है? यूएसएसआर के बारे में पढ़ना है, सोवियत संघ के बारे में पढ़ना है। सोवियत संघ का गठन कब हुआ था? सोवियत संघ बना कब था? 1917 में, रूसी क्रांति के बाद। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें सोवियत संघ के बारे में जानना है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे सोवियत संघ है क्या, सोवियत संघ क्या है, सोवियत संघ कैसे बना। तो सोवियत संघ के बारे में जब भी हमें किसी देश के बारे में जानना होता है तो हम सबसे पहले जानते हैं वहां की व्यवस्था को। तो सोवियत व्यवस्था, इस बार में प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था, सोवियत प्रणाली की, देखिए व्यवस्था बोलो या प्रणाली बोलो बात एक ही है, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए सोवियत प्रणाली को देखिए किसी भी देश की जो व्यवस्था जो होती है, प्रणाली जो होती है, दो तरह की होती है, एक होती है आर्थिक व्यवस्था, एक होती है राजनीतिक व्यवस्था। इस व्यवस्था को जानने से पहले हम सोवियत संघ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या क्या जान लेते हैं? सोवियत संघ जो है एक बहुराष्ट्रीय देश हुआ करता था। कैसा देश हुआ करता था? बहुराष्ट्रीय। अच्छा, सोवियत संघ को बहुराष्ट्रीय देश क्यों कहते हैं? क्योंकि सोवियत संघ जो था ना 15 गणराज्यों को मिलकर के बना था। सोवियत संघ के अंदर 60 से ज्यादा देशों के समुदाय के लोग रहते थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, इसके पास कोयला, लोहा, प्राकृतिक गैस, बॉक्साइट के जो विशाल भंडार थे। सोवियत संघ जो था अपनी पर्याप्त, बहुत ज्यादा इसके पास प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में थे। तो कुल हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी हमारा जो मेन टॉपिक है अभी इस वीडियो में वो है सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली, हमने बर्लिन की दीवार देखी, हमने कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में देखा, अब आते हैं हम बाबू सोवियत संघ की व्यवस्था प्रणाली के बारे में। तो सोवियत संघ में जो व्यवस्था थी, जो सोवियत संघ की व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था या प्रणाली को जानने के लिए हमें दो व्यवस्था देखनी होगी। पहली कौन सी व्यवस्था थी? हमारी आर्थिक व्यवस्था। दूसरी कौन सी थी? राजनीतिक व्यवस्था। पहले हम आर्थिक व्यवस्था को देखते हैं। आर्थिक व्यवस्था में हमारे कितने पॉइंट्स है? 4। समाजवादी अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था, न्यूनतम जीवन स्तर और पूर्ण रोजगार। अब आर्थिक व्यवस्था के इन चारों पॉइंटों को पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे। ठीक है, तो आर्थिक व्यवस्था में कितने पॉइंट है? 4। पहला पॉइंट क्या लिखा है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था को जानने से पहले हम जानते हैं अर्थव्यवस्था जो होती है हमारी वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी पूंजीवादी और एक होती है हमारी समाजवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है बच्चों? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे ABF शॉर्टकट में लिखे हुए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे जो देश है ये एक पूंजीवादी देश है। ठीक है, यहां पे पूंजीवाद का मेन मोटो क्या होता है? मेन मोटो होता है हमारा, पूंजीवाद का मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना, जबकि समाजवाद का मेन उद्देश्य क्या होता है? कल्याण करना, समाज का कल्याण करना, समता मूलक समाज की स्थापना करना जिसके अंदर सभी क्या हो? इक्वल हो। पूंजीवाद में क्या होता है? उद्योग और व्यवसाय पर सरकार का नियंत्रण कम से कम होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल इकोनॉमी पे कम से कम होता है। जबकि समाजवादी में क्या होता है? पूरा का पूरा नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है। अच्छा, मैंने अभी आपको चैप्टर के शुरुआत में बताया था सोवियत संघ बना था कब? 1917 में। तो सोवियत संघ में कुछ मेन नेता थे। कौन कौन नेता थे रूसी क्रांति के? LST, लेनिन, स्टालिन, ट्रांस्की। ठीक है, तो ये पता चल गया हमें समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था समाजवादी थी। समाजवादी क्रांति के नेता लेनिन, स्टालिन, ट्रांस्की। उद्योग व्यवसाय पे पूरा का पूरा नियंत्रण सरकार का होगा और उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों का कल्याण करना। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड पॉइंट तो हमारे आर्थिक व्यवस्था के अंदर नियोजित अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ दुनिया का इकलौता पहला ऐसा देश है जिसने कहा कि हम कुछ भी काम करने से पहले प्लानिंग करेंगे, नियोजन करेंगे। ठीक है, कुछ भी काम करने से पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर काम करेंगे। प्लानिंग करके हम क्या है? समस्याओं को, तकलीफों को, दिक्कतों को कम कर सकते हैं। तो सोवियत संघ ने प्लानिंग करने के लिए बनाई पंचवर्षीय योजना। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि 1928 में पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। ठीक है, दुनिया का पहला देश, इसीलिए सोवियत संघ को कहते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं बच्चों? नियोजित अर्थव्यवस्था। साथ
साधारण वस्तु से लेकर के बड़ी बड़ी वस्तुओं के उत्पादन पे सरकार का नियंत्रण होगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था। तो अभी तक हमने आर्थिक व्यवस्था के 2 पॉइंट देख लिए, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा नियोजित अर्थव्यवस्था। अब आर्थिक प्रणाली के हम तीसरे पॉइंट को देखते हैं, जीवन स्तर को, न्यूनतम जीवन स्तर। जीवन स्तर को देखते हैं तो देखिए 1928 में क्योंकि इन्होंने प्लानिंग करना शुरू कर दिया था, 1929 के बाद सोवियत संघ में बहुत तेजी से उद्योगों का और कृषि का क्या हुआ, विकास हुआ। सोवियत संघ में कहा जाता है कि 1929 के बाद कृषि और उद्योगों के विकास का काल था। तो इससे क्या हुआ, जब सरकार का उत्पादन, देखिए कृषि क्या करता है, एग्रीकल्चर क्या करता है, कृषि उत्पादन को बढ़ाता है और वही उद्योग रोजगार को पैदा करता है। जब खाने पीने की चीजें मिल रही है, रोजगार बढ़ रहा है, तो सरकार क्या कहती है कि भैया घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन सब कुछ सरकार उपलब्ध कराएगी, लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी। ठीक है, तो हमने आर्थिक प्रणाली के कितने पॉइंट पढ़ लिए, 3 पॉइंट। पहला क्या पढ़ा हमने, नियोजित समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा क्या पढ़ा, नियोजित अर्थव्यवस्था, तीसरा न्यूनतम जीवन स्तर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या, पूर्ण रोजगार। सोवियत संघ दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने अपने मौलिक अधिकार में काम करने के अधिकार, बोले तो नौकरी का अधिकार भी शामिल किया हुआ था। ठीक है, काम करने का अधिकार। अब देखिए आखिरी पॉइंट है बच्चों हमारा, सोवियत प्रणाली की राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक विशेषता। सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी तानाशाही चलती थी, उसका दबदबा था। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, सोवियत संघ में किस पार्टी का दबदबा था, तो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। ठीक है, पहला। दूसरा, अफसरशाही नौकरशाही का दबदबा, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनका दबदबा था सोवियत संघ के अंदर। एसआरटी पर सरकार का नियंत्रण, शॉर्टकट में लिखा बच्चों, समाचार, रेडियो, टेलीविजन पर सरकार का नियंत्रण था। मतलब प्रेस पर सेंसरशिप था, बिना सरकार के परमिशन के आप कुछ भी प्रेस में दिखा नहीं सकते हैं। 4 पॉइंट क्या, नागरिकों की स्वतंत्रता का अभाव। सोवियत संघ में अपने नागरिकों को सब कुछ दिया था पर स्वतंत्रता नहीं दी थी। ठीक है, नागरिकों की स्वतंत्रता का अभाव था। 5वां, संघात्मक। सोवियत संघ में कहने के लिए तो संघात्मक प्रणाली थी, इसके बावजूद भी केंद्रीकृत राजनीति थी। समझते हैं बच्चों इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर 5 को हम समझते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली के बावजूद भी यहां पे केंद्रीकृत राजनीति थी। संघात्मक प्रणाली का मतलब क्या होता है, केंद्र और राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, कहने के लिए तो केंद्र और राज्यों में शक्ति का बंटवारा था, पर यहां पे केंद्रीकृत व्यवस्था थी। मतलब केंद्र सरकार का क्या था, दबदबा था, केंद्र सरकार का क्या था, दबदबा चलता था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, सोवियत संघ के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, सोवियत संघ बना कब था, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, सोवियत संघ के अंदर कैसी आर्थिक व्यवस्था थी, सोवियत संघ के अंदर कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी। अगले वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से सोवियत संघ की विस्तारवादी नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, सोवियत संघ के अंदर जो भी सुधार किए, सुधार किसने किए, सुधार क्यों किए गए, उन सुधारों का परिणाम क्या निकला, और सोवियत संघ का विघटन क्या हुआ, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या निकले, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे। अगली वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, उस वीडियो में क्या है कि बहुत ज्यादा टॉपिक है जो चैप्टर में आते हैं। ऐसा नहीं कि इस वीडियो से नहीं आएंगे टॉपिक, इस वीडियो से भी टॉपिक आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।